हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जैसे भी जिसका जो टाइम है जब भी ये लेक्चर देखा जा रहा है। कैसे हैं सभी? आज मैं आप सबको वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स पे। आज स्टूडेंट्स हम आपके सामने फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं और वो कॉन्सेप्ट है फोर्स का। जी हाँ, फिजिक्स में बच्चों फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत प्रोफाउंड है। प्रोफाउंड का मतलब समझते हैं, बहुत फैला हुआ है, राइट। और फोर्स एक ऐसी, मैं कहूँगा, चीज है फिजिक्स के अंदर जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते। फोर्स को आप देख नहीं सकते, बट इसके इफेक्ट्स को आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। बट कमाल की बात है कि जो उन इफेक्ट्स को कॉज करने वाली चीज है, आप उसको देख नहीं सकते। जी हाँ, तो ये आज का लेक्चर हमारी सीरीज का पहला लेक्चर होगा जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हमारे चैप्टर को कवर करेगा। तो आज हम सिर्फ फोर्स की बात करने वाले हैं। सो व्हाट इज अ फोर्स? सबसे पहले हम फोर्स को डिफाइन करते हैं। सिंपली पुट, सबसे सिंपल डेफिनेशन अगर किसी को पूछी जाए कि फोर्स क्या होती है, तो वो क्या है? फोर्स इज अ पुश और अ पुल। सिंपल। कहीं पे अगर धक्का हो या कहीं पे अगर खिंचाव हो, दोबारा, कहीं पे अगर धक्का हो या कहीं पे अगर खिंचाव है, वो होती है फोर्स। अ सिंपल पुश और पुल। So this is the most simplest definition of force. Is that right? But what is the technical definition of force? I'll tell you. In elaborate way, depth में बात करें तो force is a physical quantity. It is a physical quantity. Force is a physical quantity that can produce the following effects, that can produce the following effects when applied on a body, when applied on some object. What are those effects? So हम force की बात उसके इफेक्ट्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट इफेक्ट, इट कैन move a stationary body. This is the first effect. Is that right? It can move a stationary body. Second, it can stop a moving body. It can stop a moving body. Right? Third effect, it can change the direction of motion of a moving body. It can change the direction also. Are there any other effects? Yes, there are. It can change the shape or the size of a body. So all these are the effects which force can have on any body. Let us give examples to each of these effects. First of all, when force moves a stationary body, it's very simple. Let's say, let's talk about this cloth. I keep this cloth on my hand and now I simply push it off. So it's simply a force which moved a stationary body. So I can say, example, flicking off a cloth kept on hand. हाथ में रखे हुए कपड़े को पुश कर दिया, फ्लिक ऑफ करने का ऐसे कर दिया,
That's a force. Next example, when a force can stop a moving body. So it's very simple. Your friend is coming on a bicycle. आपका फ्रेंड बाइसिकल चलाते चलाते आ रहा है आपकी तरफ और आप सामने से ऐसे उसको रोकते हैं, ओए मेरे पैसे दे के जा, 200 रुपये उधार था. दैट्स अ फोर्स, उसको रोकने के लिए आपने लगाई. सो पुशिंग a moving bicycle, pushing a moving bicycle from front. फ्रंट से उसको पुश करना ताकि ये वो रुक जाए. The bicycle will ultimately stop. Is that right? Next, when a force changes the direction of a moving body, it's pretty simple. कई लोगों ने यहाँ पे क्रिकेट खेला होगा, नहीं भी खेला तो कैरम बोर्ड खेला होगा. क्रिकेट में जो बैट्समैन होता है, when he is batting और सामने से बॉल आती है, बैट्समैन जस्ट फ्लिक करता है और बॉल वहां चल जाती है. ऐसे फ्लिक करता है तो छक्का या चौका लग जाता है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो बॉल आ रही थी, बैट्समैन ने अपने बैट से फोर्स लगाई, टेक्निक लगाई, फोर्स लगाई और वो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई. राइट? सो इट्स एग्जांपल कैन बी अ बैट्समैन hits a ball in different direction. Different की जगह another कर लीजिए. That means ball इस direction में रही थी, बैट्समैन ने hit उधर कर दी. In another direction. Is that right? Very nice. और कैरम बोर्ड वाला एग्जाम्पल क्या है? You know that. आपने स्ट्राइकर से मारा. कैरम बोर्ड के एग्जाम्पल से बेटर कोई और एग्जाम्पल हो जाए. फुटबॉल. फुटबॉल का एग्जाम्पल बढ़िया. एक फुटबॉलर ने बॉल पास किया, आप फॉरवर्ड हो, सेंटर फॉरवर्ड, आपने ऐसे बॉल को हिट कर दिया, उसकी डायरेक्शन वो हो गई, बॉल गई गोल पोस्ट में. सो और अ फुटबॉलर फ्लिक्स अ फुटबॉल in, no, not in, towards goalpost. Towards goalpost. Is that right? So direction change होगी. And last, it can change the shape or size of a body. ये कैसे पता लगे? आपने वो देखा है जो मैदे का डो होता है या आटे का जो होता है, जो गूंथा हुआ आटा होता है, इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन इट, उसकी शेप बदल जाती है. क्ले के साथ भी ऐसा ही होता है. राइट? So example will be force applied on a dough changes its shape, even its size. डो पता है जो मैदे का या आटे का आप गूंथते हैं, कुलचे खाने से पहले मैदे का गूंथा जाता है और फुलके बनाने से पहले, चपाती बनाने से पहले आटे का. राइट? सो दिस इज अबाउट फोर्स, बट द मोस्ट important fact remains that force, this is force itself. Force itself is invisible. Is it right? But its effects are visible. सही है? अच्छा, नाउ अगर मैं आपसे पूछूं एक ऐसा इफेक्ट है फोर्स का जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया ही नहीं, तो कैन यू फिगर इट आउट? सोचो, कोई ऐसा इफेक्ट है क्या फोर्स का जो यहाँ पे नहीं लिखा बट वो है, वो होता है? यस इट इज, एंड दैट विल बी द प्राइम कंसर्न ऑफ आवर चैप्टर आल्सो. Force can change the speed or the velocity of a moving body. Yes, that's right. Already moving body की भी speed या velocity में change अगर आए तो समझ जाइए उस पर force लग रही है. And this is a very important concept.
वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ आना चाहिए दैट फोर्स कॉजेज द चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड इसका ये मतलब हुआ दैट force causes, what is the meaning of change in velocity with unit time? Obviously it means acceleration, so force causes acceleration, right? So these are the effects of forces. How does force causes acceleration? Let's talk about like this. आपका फ्रेंड साइकिल चला रहा था, आप पीछे से आए दौड़ते दौड़ते, आपने उसको धक्का मार दिया। उसने तो पैडल अपने नॉर्मल रेट से किया था, बट धक्के की वजह से उसकी स्पीड बढ़ गई। इसका मतलब है आपने उसकी स्पीड या वेलोसिटी चेंज कर दी, आपने उसको एक्सेलरेट कर दिया। बेसिकली इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी भी एक तरह की नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्यों? उस ऑब्जेक्ट की पहले एक स्पीड थी, लेट्स से 10 मीटर्स पर सेकंड, आपने सामने से आगे उसके साइकिल रोक दिया, स्पीड हो गई 0। चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज acceleration. So basically this concept is kind of covered, but not, it was not clear in this example. मैंने अलग से बता दिया। Force will accelerate or deaccelerate an object. It can change the speed or velocity of a moving body. I will say basically velocity because direction भी involved है। ये जो डायरेक्शन वाला एग्जांपल था ना, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ना भी चेंज हो, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो भी हम कहेंगे वो एक्सेलरेट हुई है। तो फोर्स कॉजेस एक्सेलरेशन, राइट? नोट कर लिया जाए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। Very well. Now, let's talk about the various types of forces. Yes, there are types of forces. So, पहली टाइप है, कौन सी होगी बताओ? सोचो सोचो, है बताओ? I'll tell you, there are two categories. There are two categories. First category is on the basis of method of application, meaning कैसे वो खुद को अप्लाई करती हैं उस बेसिस पे। इट हैज टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स नाम से क्या पता लग रहा है? कुछ पता लग रहा है क्या? यस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे को टच करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप चलते हो जमीन पे तो आप पे भी फोर्स लग रही है, विच इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। ये एक तरह की कॉन्टैक्ट फोर्स है, राइट? सो कॉन्टैक्ट फोर्स में पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन आई राइट ओवर हियर। कॉन्टैक्ट फोर्स, two bodies touch or in contact each other. So contact force, two bodies touch or contact each other, are in contact with each other, touch करनी चाहिए, and इसमें भी two categories है, right? So let me write with a different pen. Contact forces, first is frictional force. What? Frictional force, that's a contact force. कैसे? हम चल रहे हैं, हम पे फ्रिक्शन ऑपोजिट लग रही है, आप इधर को जा रहे हो और फ्रिक्शन ऑपोजिट लग रही है, that's a contact force, right? And the second type of contact force is normal force. Now normal force requires a new definition, right? Because normal force हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं।
So what is a normal force? So its definition is a force acting perpendicular to a surface, perpendicular to a surface on body. तो जो फोर्स एक सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करे ऑन बॉडी, परपेंडिकुलर टू अ सरफेस ऑन बॉडी, बॉडी पे सरफेस से परपेंडिकुलर एक्ट करे। जस्ट सी, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है, इस वुडन ब्लॉक का नॉर्मल फोर्स क्या बनेगा? तो इसका नॉर्मल फोर्स है दिस, अपवर्ड्स। अगर आप इसका ये लाइन नीचे को बनाएं, देन दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। इज दैट राइट? अच्छा, अगर मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं होता, इंक्लाइंड होता, सो दिस इज माय वुडन ब्लॉक, इज इट राइट? इसका नॉर्मल किधर को जाता? आंसर है नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है ऑन बॉडी, मतलब बॉडी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, लाइक दिस। दिस इज द नॉर्मल फोर्स। तो बॉडी और सरफेस से परपेंडिकुलर आना चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर ऑन बॉडी लिखता है, सरफेस के परपेंडिकुलर ऑन बॉडी लिखता है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब है अगर ऐसा हुआ तो सरफेस, ये सरफेस हो, इज इट राइट? और बॉडी यहां पे चिपकी हुई, तो नॉर्मल फोर्स किधर को लगेगा? आंसर है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस टू द बॉडी, क्योंकि ये आप पीछे को बढ़ाएं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। इज इट राइट? सो दिस इज द टू कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो दो बॉडीज के टच करने पे या रब करने पे लगती है। इज इट राइट? टच और कॉन्टैक्ट और रब ईच अदर। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ फोर्स इन दिस कैटेगरी इज, हाँ जी, एनी आइडिया? नहीं आइडिया? इट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं? जिनको एक्ट करने के लिए टच करने की जरूरत नहीं पड़ती, और ऐसी फोर्सेस यूजुअली फील्ड फोर्सेस कहलाती हैं। दीज आर फील्ड फोर्सेस, मींस these forces are applied due to a field, due to a field. What is the meaning of a field? I tell you. आपको क्या लगता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स है, कॉन्टैक्ट की नॉन कॉन्टैक्ट? सोचो। आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस मार्कर को यहां से छोड़ता हूं तो धरती को इसे टच करने की जरूरत नहीं पड़ी अपनी तरफ खींचने के लिए, उसने इसको बिना टच के ही खींच लिया। सो बिना टच के कैसे हमारी अर्थ इस हवा में लटके हुए मार्कर को खींच पाई? आंसर इज एक फील्ड बनाया हुआ है उसने, अर्थ के आसपास एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसे ग्रेविटेशन फील्ड कहते हैं। उसकी वजह से वो ना सिर्फ इस मार्कर को बल्कि हमें छोड़िए एयर पार्टिकल्स को भी अपनी तरफ पुल करके रखी हुई है। तभी हमारे अर्थ के सरफेस पे एयर की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। आप पहाड़ों पे जाते हैं तो वहां पे एयर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत भी शुरू हो जाती है, बड़े बुजुर्गों को कई बार ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो फील्ड लगा रही है वो दूरी के साथ वीक होती जाती है। इसका तो यही मतलब हुआ कि किसी भी पार्टिकल जिसके पास मास है उसको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, और ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके लिए एक फील्ड चाहिए होता है, और ये किस कैटेगरी में आता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो समझ जाइए कि जिन भी फोर्सेस में फील्ड होती है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती है, और इनके हम एग्जांपल्स देखते हैं। इनके एग्जांपल्स, इनकी टाइप्स। सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में यहां ड्रॉ करता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इज इट राइट?
और टाइप बताएं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जैसे वन पॉजिटिव चार्ज अनदर पॉजिटिव चार्ज, दे रिपेल ईच अदर, बट उनको रिपेल करने के लिए टक्कर करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी दूरी से रिपेल कर लेते हैं। कैसे? बिकॉज उनके आसपास फील्ड है। मैग्नेटिज्म में भी ऐसा होता है, दो मैग्नेट्स आपस में रिपेल करें तो उसके लिए उनको टच करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो दूर से भी रिपेल करते हैं। और अट्रैक्ट करें तो भी टच करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, वो दूर से भी अट्रैक्ट करते हैं। सो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक फोर्स। सो आई राइट द ब्लू पेन, राइट, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। एग्जांपल्स दे रहे हैं। सो एग्जांपल कैन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, फोर्स बिटवीन two positive charges or two negative charges, this is electrical force, is it right? And force between two poles of two magnets, दो poles के बीच में जो force होती है two different magnets के। बेसिकली मैं आपको एक चीज बताऊं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अ वेरी बेसिक फोर्स। यस, इवन हमारी मसल्स में जो फोर्स होती है दैट इज एट इट्स वेरी बेस्ट, वेरी रूट लेवल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, राइट। व्हाट आर द काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज देयर? सोचो, आई टेल यू। यस, दैट इज आल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। यस, न्यूक्लियर फोर्स इज आल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? सर, जो न्यूक्लियस के अंदर लगती है। बिल्कुल ठीक, सही है, गलत नहीं है। पर मैं बताता हूं, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, राइट। सो प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, उनका नंबर इक्वल भी हो सकता है और डिफरेंट भी। सो इनके बीच में जो फोर्सेस लग रही हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रही है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रही है, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रही है, वो न्यूक्लियर फोर्स होती है, राइट। ओके, और एक मैं आपको बात बता दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स है, nuclear force is also always attractive in a limit, in a distance limit। एक डिस्टेंस की लिमिट होती है, हमें उसको स्टडी नहीं करना अभी, बट उसके अंदर अंदर इट इज अट्रैक्टिव। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव as well as repulsive, so it can have both the forms। ये दो चीजों को अट्रैक्ट भी कर सकती है, रिपेल भी कर सकती है, राइट। वेरी वेल, और इसको हम लिख भी देते हैं न्यूक्लियर फोर्स को। सो दिस वाज एन एग्जांपल, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इनसाइड a nucleus of an atom, is it right? Very well, चलिए, so this was about कि forces लगती कैसे है ना, contact की non contact। now what is the second category of forces? Let us discuss that too, right। so the second category of forces is on the basis of magnitude so on the basis of magnitude, on the basis of magnitude and direction, this is the second, okay, second category जिनके ऊपर हम forces को explain कर सकते हैं, right।
एंड इस कैटेगरी में भी हमारे पास टू टाइप्स हैं. फर्स्ट, बैलेंस्ड फोर्सेस. बैलेंस्ड फोर्सेस. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस? आई टेल यू. आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से वी हैव अ टेबल टॉप और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा वुडन ब्लॉक है, राइट? तो एक फोर्स इस पे लग रही है इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन्स की. न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, विल डिस्कस इट लेटर. और दूसरी फोर्स इसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो भी 5 न्यूटन्स की है. सो बताइए इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितनी एक्ट कर रही है? आंसर है इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स है, एक फोर्स को हम पॉजिटिव लेंगे, लेट्स से राइट साइड पे जो फोर्स लग रही है वो पॉजिटिव है, तो लेफ्ट साइड पे जो फोर्स लग रही है वो नेगेटिव. सो 5 न्यूटन्स माइनस 5 न्यूटन्स, बिकॉज दिस इज नेगेटिव, सो 0. दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट पे वैसे तो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बट टोटल फोर्स 0 है. बस दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस. Balanced forces are these all the forces which act on an object, but their net force is 0. तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट रिजल्ट होता है फोर्स का वो 0 आता है. इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा बिकॉज 0 फोर्स है, और ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा बिकॉज 0 फोर्स है, नेट फोर्स. सो बैलेंस फोर्सेस का डेफिनेशन क्या बनेगा? बैलेंस फोर्सेस, लेट्स राइट ओवर हियर. यहां पे डिफाइन कर देते हैं. बैलेंस फोर्सेस इज अ सेट ऑफ फोर्सेस. इसमें याद रहे बच्चों, दो फोर्सेस का मैंने एग्जांपल दिया, पर इसमें दो से ज्यादा फोर्सेस भी हो सकती हैं, राइट? 2 or more than 2 forces. Set of forces which act on the same body, and their resultant force, जो नेट फोर्स होती है ना, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं उसे, क्योंकि वो उसका रिजल्ट है. दोनों फोर्सेस ने क्या पास हुए, फेल हुए, वो उनका रिजल्ट है. The resultant force or the net force is equal to 0. So that is the concept of balanced forces. Simple example में एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स उधर को, एक फोर्स उधर को, बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है, राइट? इसी तरह वेट भी बैलेंस फोर्स है. जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसका नीचे वेट लग रहा है, लेट्स से इसका वेट है 10 न्यूटन्स, तो ये ग्राउंड में नीचे जा नहीं रहा. क्यों? क्योंकि इसको नॉर्मल फोर्स ने बैलेंस किया हुआ है ऊपर की तरफ 10 न्यूटन्स. तो नॉर्मल फोर्स बताई थी ना, वो एक बैलेंसिंग फोर्स है, वो हमें नीचे नहीं जाने देती, नहीं तो हम जमीन के अंदर ही घुस जाते हैं, क्योंकि हमारा वेट नीचे वो एक्ट कर रहा है. वेट के बारे में आगे भी बात होगी, नो वरी अबाउट इट, राइट? द सेकंड कॉन्सेप्ट, द सेकंड टाइप ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अब आपको मतलब ना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बात क्यों हो रही है? क्योंकि मैग्नीट्यूड में नेट फोर्स 0 है और डायरेक्शन की बात में ये फोर्सेस ऑपोजिट हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट. सो द सेकंड टाइप इज अनबैलेंस्ड फोर्सेस. अनबैलेंस्ड फोर्सेस का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. इट इज अ सेट ऑफ फोर्सेस whose resultant force is not 0. Simply set of forces acting on a body and their resultant force or net force is not equal to 0. Their net force or their resultant force is not 0. That is unbalanced forces. For example, यही ब्लॉक था टेबल के ऊपर रखा हुआ, एक पर्सन ने इस पे 5 न्यूटन्स का फोर्स लगा दिया राइट साइड पे, दूसरे ने 4 न्यूटन्स का फोर्स लगा दिया लेफ्ट साइड पे. तो कौन सी डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्ट करेगा? आंसर इज 5 न्यूटन्स माइनस 4 न्यूटन्स.
सो 1 न्यूटन राइट डायरेक्शन, 1 न्यूटन राइट डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट उस फोर्स से मूव कर जाएगा, राइट। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज लेक्चर बच्चों। फोर्स, व्हाट इज द फोर्स? अ सिंपल पुश और पुल इज द फोर्स, बट इन एक्चुअल, इन डेप्थ, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज एन इफेक्ट, इट्स बेसिकली अ फिजिकल क्वांटिटी जो कई इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है, जैसे कि इट कैन स्टार्ट अ मूविंग बॉडी, it can start a body from rest, it can stop a moving body, it can change the direction of a moving body, it can change the shape and size of a body at rest or in motion, it can also accelerate or de-accelerate an object or a body, right? Next we study what are the various types of forces. So forces are basically categorized on two bases. पहला है वो किस तरह से अप्लाई होती हैं, क्या वो टच होके अप्लाई होती हैं या बिना टच के खुद को अप्लाई करती हैं। सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो जो टच होके अप्लाई हो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो बिना टच के अप्लाई हो। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में टू टाइप्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ऑल टाइप्स। Second category of forces on the basis of magnitude and direction. Simple basis पे balanced है कि unbalanced. Balanced forces जिन forces का net result zero है, net force zero हो, ऐसी forces कोई acceleration produce नहीं कर सकती. Okay, it's very important to understand that balanced forces do not produce acceleration because acceleration produce होने के लिए net force must not be zero. बट बैलेंस फोर्सेस में नेट फोर्स जीरो होती है एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस में प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, दे प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। इज दैट राइट? वेरी वेल। सो आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा होगा। कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। बाय।